हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन फिजिक्स के काइनेमेटिक्स टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक में बच्चों अपन उस वस्तु की बात करेंगे जो वस्तु गतिमान हो। अब वस्तु जो गतिमान है बच्चों, उस गतिमान वस्तु में चार भौतिक राशि दूरी और विस्थापन, चाल और वेग, त्वरण और समय। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपन चार भौतिक राशियों के बारे में बात करेंगे उस वस्तु की जब वो वस्तु गति कर रही हो। तो ये चार भौतिक राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आगे बच्चों। और बच्चों ये टॉपिक जो है बेटू, ये जो टॉपिक है आपका, ये आपको ये भी सिखाएगा कि फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ में फिजिक्स में मैथ एक क्या भूमिका निभाएगी वो भी आपको यहाँ पे पता लग जाएगा इस टॉपिक में, काइनेमेटिक्स में, क्योंकि स्टार्टिंग टॉपिक होता है काइनेमेटिक्स, तो वहीं से फिजिक्स की अच्छी वाली फील्ड आ जाती है बच्चों को। ठीक है बच्चों, तो काइनेमेटिक्स अपन स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 अपना। और अपन ने बोला जो वस्तु गतिमान है, तो गतिमान वस्तु के बारे में चार भौतिक राशि के आपसे पूछ सकता है। गतिमान वस्तु के बारे में चार भौतिक राशियों पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन कौन सी? पहला, बताओ उस वस्तु की दूरी कितनी होगी। ठीक है, और इसी में विस्थापन, दूरी या विस्थापन। ठीक है, गतिमान वस्तु के बारे में, और पहली जो दूरी विस्थापन, दूसरा है चाल या वेग के बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, तीसरा जो है त्वरण, एक्सेलरेशन के बारे में, और चौथा जो है वो है समय, कितना समय क्या होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटू। तो आपसे गतिमान वस्तु जो है उसके बारे में ये चार राशियों से आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। बताओ उसकी दूरी कितनी होगी, बताओ उसका विस्थापन कितना होगा, बताओ उसकी चाल कितनी होगी, उसका वेग कितना होगा, उस पर त्वरण कितना लग रहा है, और वो कितना समय, वेलोसिटी उसकी 2 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है वो कितने समय पे आके हुई। तो ये सब चीजें अपन वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, चलो। दूरी जो होती है बच्चों, ये होती है अदिश राशि, और ये होता है विस्थापन सदिश राशि। इसी प्रकार बच्चों ये होती है अदिश राशि, ये होती है सदिश राशि। ये क्या होती है बच्चों? त्वरण, सदिश राशि, और समय जो होते हैं वो अदिश राशि। ठीक है बच्चों, अब आपने पढ़ा है सबसे पहले डिफरेंस, तो अपन यही सीखेंगे सदिश और अदिश के बारे में। सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि, ठीक है, वे राशि जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण तथा वे सदिश के नियम का पालन करें। यानी वे राशियां जो पहला नंबर परिमाण रखती हो। परिमाण को अपन बोलेंगे बच्चों इंग्लिश में मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना, परिणाम नहीं, परिणाम होता है रिजल्ट, परिमाण होता है मैग्नीट्यूड। दूसरा दिशा यानी डायरेक्शन भी रखती हो। तीसरा सदिश के नियम का पालन, सदिशों के नियम की पालना करती है। जब ऐसी राशि जो ये तीनों कंडीशन को फॉलो करती है सदिश राशि कहलाती है, ऐसे अपन ने पढ़ा है। ठीक है बच्चों, लेकिन अब मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको कि जो सदिश राशि होती है, जैसे किसी वस्तु की अपन एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे बच्चों ये मेरे पास एक कार है, ठीक है, कार ए, और ये जो स्थान है, चलो कार मान लो और स्थान मान लो, ये जो स्थान है इस स्थान को नाम दे दिया मैंने ए स्थान। ठीक है, और ये जो कार है ये बच्चों कुछ समय बाद यहाँ पे आ गई बी स्थान पे, गति करते हुए कहाँ आ गई, ये बी स्थान पे आ गई। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या बात करेंगे कि इस वस्तु पे कौन कौन सी राशियों के बारे में अपन बात करेंगे। तो उसके लिए यदि मैं बात करूं, एक तो हो गया कार के सापेक्ष,
एक तो क्या हो गई कार के सापेक्ष, यानी मैं चला ए से, कार में मतलब मैं बैठा हूं, कार के अंदर कौन बैठा हूं मैं, और मैं ए स्थान से बी स्थान पर चला गया। ठीक है बच्चों, अब किसी ने मुझसे बोला कि बताओ आपकी स्पीड बी पे कितनी थी, बी पे वेलोसिटी कितनी थी, किसी ने मुझसे पूछा। तो मैंने उत्तर दिया, यदि यदि मेरी गति का उत्तर मैं खुद ही दे रहा हूं, ठीक है, किसी ने बोला आपसे विस्थापन कितना है, वेग कितना है, त्वरण कितना है, मुझसे पूछ रहा है और मैं ही वस्तु हूं, तो कोई राशि के बारे में उसी वस्तु से पूछेगा तो वो बताएगा अदिश राशियों के बारे में। तो वो किसके बारे में बताएगा बच्चों, अदिश राशियों के बारे में बताएगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। तो यानी जो कार है, कार का कार के सापेक्ष ही यदि कोई एनालिसिस कर रहा है तो ये हमेशा किसके बारे में बताएगा, खुद के अदिश राशियों के बारे में ही बात करेगा। ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, जैसे कार और दूसरा कोई है, ये तो हो गई कार की बात। अब मान लो कोई दूसरा पैसेंजर है, कोई अलग है, तो जैसे यहाँ पे कोई टिंकू खड़ा है, ये टिंकू खड़ा है, ये कौन है, टिंकू। ठीक है बच्चों, टिंकू खड़ा है। टिंकू ने अपन को बताया है कि कार की ए पोजीशन से और बी पोजीशन तक चली गई दूरी किसने बताया, टिंकू ने। तो फिर वो कहलाएगी बच्चों क्या अपने पास, सदिश राशि। वो क्या कहलाएगी अपने पास, सदिश राशि। जैसे देखो बच्चों, ये जो टिंकू है इसी को आप मूल बिंदु बोलोगे, इसी को क्या बोलोगे आप, मूल बिंदु। आपके सर ने सिखाया हुआ है सब चीजें, यही है आपकी मूल बिंदु। तो इस टिंकू की सापेक्ष कार ए की पोजीशन पहले ये थी और इस टिंकू के सापेक्ष कार बी की पोजीशन ये है। तो समय आया बच्चों। तो अब टिंकू जो बताएगा कार ए और कार की ए से बी तक की पोजीशन, तो वो बताएगा ऐसे, ये ऐसे, यहां से और यहां तक। तो ये एक सीधी रेखा से रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया बच्चों आपके पास। अब टिंकू के सापेक्ष ये वाली जो दूरी है कार की ए से बी तक की दूरी, ये दूरी नहीं कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, ये विस्थापन। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। तो विस्थापन का कॉन्सेप्ट मेरी सदिश राशि का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्या सदिश राशि ये भी होती है, और सदिश राशि कौन सी हो गई, रेफरेंस फ्रेम के सापेक्ष। ये टिंकू यानी मूल बिंदु यानी निर्देश तंत्र। मूल बिंदु यानी निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तु के बारे में, निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तु के बारे में जिस भौतिक राशि को बताया गया है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तु के बारे में जिस भौतिक राशि को बताया गया है, वह राशि अधिकांशतः, हमेशा नहीं, अधिकांशतः सदिश राशियां होती है। सदिश राशि होती है। ठीक है बच्चों। तो निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तु के बारे में जिस भौतिक राशि के बारे में अपन बता रहे हैं, वो भौतिक राशि हमेशा क्या होती है, सदिश राशि होती है, हमेशा नहीं, अधिकांशतः। अब आप बोलोगे गुरुजी ये शब्द क्यों यूज में लिया, अधिकांशतः शब्द से कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको ये बोला है बच्चों कि देखो सदिश राशि की परिभाषा तो ये होती है, स्टैंडर्ड परिभाषा यही होती है, लेकिन अपन को नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करने हैं, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो क्या कॉन्सेप्ट बनाया अपन ने कि एक तो कार के सापेक्ष कार की गति के बारे में एनालिसिस करना, और एक इस कार की टिंकू के सापेक्ष एनालिसिस करना। जब मैं इस निर्देश तंत्र यानी टिंकू यानी मूल बिंदु, निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तु के बारे में जिस भौतिक राशि को बताया गया है, बता रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी भौतिक राशि, ये चार मुख्यतः, ठीक है। तो वह राशि अधिकांशतः सदिश राशि होगी। टिंकू से बोला बताओ कार ए से बी तक की दूरी, तो वो टिंकू के सापेक्ष दूरी पूछी गई है, तो वो दूरी नहीं होती, वो क्या होता है, विस्थापन। टिंकू के सापेक्ष बोलो इस वस्तु कार का वेग, तो वो
चाल नहीं होगी, स्पीड नहीं होगी, वो वेलोसिटी होगी इसके सापेक्ष। टिंकू से पूछा बताओ इसके ऊपर त्वरण कितना लगा है, तो वो त्वरण क्या रहेगा, वो सदिश रहेगा। और समय जो होगा बच्चों, वो तो समय रहता ही है। तो कुछ राशि ऐसी होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, किससे, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। ठीक है बच्चों, तो अपन ने क्या बोला, अपने अधिकांश शब्द समझ में आया, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पे क्या होती है, वो अदिश राशि कहलाती है। निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपन बात करेंगे, तो इसका मतलब एक रूल निकल के आएगा बच्चों। ये अपन अभी बाद में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, क्या कि कुछ राशि ऐसी होती है जो निर्देश तंत्र के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। कुछ राशि ऐसी होती है जो निर्देश तंत्र के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो सब राशि क्या कहलाती है, अदिश राशि। क्या कहलाती है, वो अदिश राशि कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो उसको अपन बाद में बात करेंगे। चलो, तो ये बात समझ में आ गई बच्चों, सदिश राशि क्या होती है और ये भी क्या होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, तो अब अदिश राशि की बात करें। अदिश राशि क्या होती है बच्चों, वे राशि जो केवल परिमाण रखती हो, या वे राशि जो केवल, अब इस समय कार है ना, तो कार के सापेक्ष कार के ही बारे में अपन पूछ रहे हैं, कार के सापेक्ष कार से ही पूछ रहे, पता इसका दूरी कितनी हुई। ठीक है, तो वो कहलाएगी अदिश राशि है। ठीक है, जन अधिकांशतः। तो बात समझ आई बच्चों, तो सदिश राशि आप ऐसे ही पढ़ते हो, अब ऐसे भी पढ़ना सीखो। अधिकांशतः शब्द का मतलब भी समझना कि ये हमेशा ट्रू नहीं है, कुछ केसों में ये ट्रू फॉल्स रहती है। ठीक है बच्चों, लेकिन 99% केसों में ये हमेशा क्या होती है, ट्रू होती है। फिर दूसरी चीज बच्चों, अपन ने अदिश राशि पढ़ी। अदिश राशि क्या होती है कि वस्तु के सापेक्ष वस्तु की जिस भौतिक राशि के बारे में अपन बात करते हैं, अदिश राशि में अपन क्या बोलेंगे बच्चों, वस्तु के सापेक्ष वस्तु की जिस भौतिक राशि के बारे में बात कर रहे हैं, वो भौतिक राशि अदिश कहलाती है। जैसे मैंने इस कार से बोला, बताओ कार ए से बी तक आपकी कितनी दूरी हुई, तो वो दूरी अदिश राशि होगी। बताओ कार ए से लेके बी तक आपका वेग कितना रहा, तो वो वेग नहीं होगा, वो चाल होगी, स्पीड होगी। वो क्या होगी बच्चों, स्पीड होगी। समझ में आया बच्चों, वो भी अधिकांशतः। ठीक है, कुछ कुछ केसों में। तो यानी अपन ने क्या बोला, बात करेंगे अपन अधिकांशतः का मतलब ये है कि कुछ केस ऐसी होती है, कुछ राशि ऐसी होती है जो निर्देश तंत्र के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो अदिश राशि कहलाती है। तो वो अपन निर्देश तंत्र पढ़ेंगे, उसमें अपन बात करेंगे। अभी मैं निर्देश तंत्र नहीं बता रहा, अभी बेसिक सी बातें ये अपन बताए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो, अब अपन बात करेंगे बच्चों दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, समय। फिर इसके बाद अपन इलस्ट्रेशन लेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो बच्चों देखो, दूरी और विस्थापन में क्या मतलब है, ध्यान से समझना इस चीज को। दूरी और विस्थापन में तो बच्चों वही सेम कहानी, मैंने कार बनाई, एक स्थान लिया ए और इसको ऐसे चलाया, और मैंने दूसरी कार ली, मतलब वही कार ली और स्थान पे पहुंचे बी स्थान पे। अब मैंने आपसे बोला बताओ कार के सापेक्ष स्थिति, कार के सापेक्ष दूरी कितनी होगी, कार के सापेक्ष दूरी कितनी है। तो ये दूरी यदि मैंने मान ली कितनी है, मान लो 5 मीटर, तो कार के सापेक्ष दूरी कितनी हो गई, 5 मीटर। सिंपल से। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ठीक है, लेकिन अब मैंने बोला टिंकू के सापेक्ष, टिंकू क्या है, थर्ड पर्सन मतलब निर्देश तंत्र, टिंकू के सापेक्ष। ठीक है बच्चों, अब टिंकू के सापेक्ष, अब टिंकू कहाँ है, कहीं भी बना लो, आपकी इच्छा हो जहां बना लो। टिंकू को यहाँ बैठा लो, चाहे टिंकू को यहाँ बैठा लो, चाहे टिंकू को यहाँ बैठा लो, कहीं भी बैठाओ आप बच्चों। और मूल बिंदु, तो मूल बिंदु को आप कहीं भी रख सकते हो। तो आप कन्वेनियंट के अकॉर्डिंग हमेशा अपन, मैं क्या बताऊंगा आपको कि जिस पोजीशन की बात करें अपन, 2 पोजीशन है तो एक पोजीशन पे आप बैठाओ, ये सिंप्लिसिटी होती है। तो टिंकू के सापेक्ष टिंकू को आप कहीं भी बैठा लो, जैसे मान लो मैंने टिंकू को यहाँ बैठाया, ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया 0,0। तो अब आप पहले इससे हाईलाइट करोगे ए पोजीशन को, तो ये हो गई ए पोजीशन। फिर आप इसको हाईलाइट करोगे बी पोजीशन, तो ये हो गई इसकी बी पोजीशन। तो अब ए और बी के मध्य की ये वाली दूरी, ठीक है बच्चों, तो ए और बी सीधी लाइन ऐसी आ गई सेम। तो टिंकू के सापेक्ष अब वो दूरी जो होगी वो दूरी नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा विस्थापन, क्योंकि निर्देश तंत्र के बारे में अपन बात करें। तो विस्थापन अभी भी कितना होगा इसका, 5 मीटर। ठीक है बच्चों,
तो दूरी और विस्थापन इस समय क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, आ गया तो आ गया। और बच्चों यदि टिंकू को आप यहाँ लेते ए पे, तो ए से बी तक की पोजीशन सीधी, तब भी क्या होता, 5 मीटर ही होता। समझ आया बच्चों? तो क्या रिजल्ट निकल के आया अपने पास, क्या केस नंबर 1 क्या रिजल्ट आया कि दूरी बराबर विस्थापन, दूरी बराबर विस्थापन कब, जब वस्तु एक ही दिशा में सीधी गति कर रही हो, जब वस्तु एक ही दिशा में सीधी गति कर रही है, तो उस वाले केस में वस्तु की दूरी और विस्थापन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, दूसरा केस लो। दूसरा केस जैसे मैंने ले लिया कि जो कार ए है, मतलब विस्थान ए से चली कार ए और पहले ऐसे गई, फिर घूम के वापस से यहाँ आ गई, तो कार यहाँ पे आ गई बी पोजीशन ऐसे। ठीक है बच्चों, तो अब जो कार है, जब वस्तु है, वस्तु एक ही दिशा में सीधी गति, ये तो जरूरी है, पहले एक दिशा में गई फिर घूम के वापस आ गई, तो ये कंडीशन तो नहीं लग रही। तो इस कंडीशन में दूरी और विस्थापन बराबर होंगे क्या, तो पहले अपन दूरी की बात करेंगे, तो कार के सापेक्ष यानी दूरी हो जाएगी वो, तो कार के सापेक्ष बताओ कितनी दूरी हो गई, तो मान लो ये थी यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर और फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर, तो टोटल कितनी हो गई बच्चों, तो दूरी कितनी हो गई, तो कार के सापेक्ष तो बात करेंगे, वस्तु के सापेक्ष ही जिस भौतिक राशि के बारे में बात कर रहे हैं वो कहलाएगी अदिश राशि। ठीक है मेरे बेटू, समझ में आ गए। और ये कुछ केसों के लिए हमेशा वैलिड नहीं होगा, लेकिन 99% क्वेश्चनों में हमेशा यही आएगा। 1% जो असक्षम होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा किस वाले केस में आपको ये अलग होगा। तो बोलो दूरी कितनी हो गई, 5 और 2 ऐसे माने 5 और 2 तो कितनी हो गई 7, तो दूरी तो हो गई 7 मीटर। लेकिन जब मैं बात करूंगा टिंकू के सापेक्ष, अब टिंकू के सापेक्ष जब मैं बोलूंगा बताओ कार ए की बी से दूरी कितनी होगी, तो वो दूरी नहीं होगी, वो कहलाएगी विस्थापन। क्या कहलाएगा, विस्थापन। अब ये विस्थापन कैसे निकालोगे, टिंकू को कहीं भी बैठा लो आपकी इच्छा हो, तो मैंने तो आपको क्या बोला, आप हमेशा यहीं बैठाओ, जिस स्थान से चली वहीं उस स्थान पे बैठा दो। तो यहाँ से और बी की पोजीशन ये सीधी, तो 1 लाइन सीधी स्ट्रेट लाइन है, तो ये 5 2 तो ये कितनी हो गई 3, तो विस्थापन कितना होगा इसका 3 मीटर। अब समझ में आ गया बच्चों आपको। अब इसमें कोई दिक्कत है बेटू, आपको दूरी विस्थापन समझने में कोई दिक्कत आनी चाहिए क्या, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यानी दूरी और विस्थापन के केस पे अपन बात करेंगे, तो यदि अपन वस्तु के सापेक्ष ही बात करेंगे तो वो दूरी कहलाएगी, और अपन किसी दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष बात करेंगे तो वो इसका विस्थापन कहलाएगा। समझ में आया बच्चों। और केस नंबर 1 दूरी विस्थापन कब बराबर होंगे और कब बराबर नहीं होंगे। अच्छा, अब दोनों रिजल्ट से क्या मैं बोल सकता हूँ कि दूरी नेगेटिव हो सकती है, कभी नहीं, यानी दूरी विस्थापन से कभी भी छोटी नहीं होगी, दूरी विस्थापन से कभी भी छोटी नहीं होगी, दूरी विस्थापन के बराबर रहेगी या हमेशा उससे बड़ी रहेगी। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटू, तो कोई दिक्कत है क्या। अच्छा, 11th क्लास में यदि मैं पढ़ाता तो मैं इसके कई सारे इलस्ट्रेशन कर लेता, समझा देता, लेकिन अपन को इस प्रकार नहीं समझना है ज्यादा। मैं इसको आपको इक्वेशंस बना के फिर पूछूंगा आपसे, अब बताओ दूरी कितनी होगी, विस्थापन कितना हुआ। ठीक है बच्चों, ओके। अब अपन बात करेंगे बच्चों चाल और वेग की। तो समझ में आएगा बच्चों दूरी और विस्थापन के बारे में। चलो अब बात करेंगे बच्चों अपन, तो बच्चों अब अपन बात करेंगे चाल की और वेग की। ठीक है बच्चों, तो बोलो चाल क्या होगी, कार के सापेक्ष यानी वस्तु के सापेक्ष वस्तु की चाल, कार के सापेक्ष कार की चाल, कार के सापेक्ष कार की चाल, चाल ही कहलाएगी। ठीक है बच्चों, यानी वस्तु के सापेक्ष वस्तु की जो चाल है, स्पीड है, वो चाल ही कहलाएगी। और टिंकू के सापेक्ष कार की चाल वेग कहलाएगी। टिंकू के सापेक्ष कार की चाल कार का वेग कहलाएगी। समझ में बच्चों, तो डेफिनेशन समझ में आ गई है इसकी चाल और वेग के बारे में। ठीक है बच्चों, तो दोनों एक ही चीज है, बस फर्क है किसके सापेक्ष आप बात कर रहे हो। ठीक है बच्चों,
अब इसके बाद में चाल और वेग में क्या क्या होता है, कौन कौन सी चाल आती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखो चाल को अपन स्पीड बोलते हैं बच्चों, और वेग को अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। ठीक है बच्चों। तो देखो अब अपन बात करेंगे एवरेज स्पीड की। किसकी बात करेंगे बच्चों अपन, एवरेज स्पीड, औसत चाल, एवरेज स्पीड, औसत चाल। ठीक है बच्चों। तो औसत चाल क्या होगी, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो होगी बच्चों, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होगी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बटे टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो ये क्या जाएगी, एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी समझा देंगे एवरेज स्पीड और आप एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो दोनों में अंतर अभी समझ में आएगा। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, औसत चाल और औसत वेग। औसत वेग क्या होगा, तो औसत वेग मैं लिख देता हूं हिंदी में, चलो इसको। औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होगा, कुल विस्थापन बटे समय, टोटल समय, कितने समय में अपन ने करा। आगे में बच्चों चलो, अब मैं आपसे बात करता हूं बच्चों। देखो क्या बात कर रहा हूं बच्चों मैं आपसे, कि औसत वेग जो होती है ये क्या होगी बच्चों, सदिश राशि, यानी इसमें परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा और सदिश के नियम का पालन भी करेगा। और ये क्या है बच्चों, अदिश राशि, केवल इसमें क्या होगा, परिमाण। तो आपसे क्वेश्चन मैंने क्या बोला बच्चों, तो बताओ कि परिमाण, औसत चाल, क्या औसत चाल, क्वेश्चन है बच्चों ये ना क्वेश्चन, क्या औसत चाल व औसत वेग, ठीक है, क्या औसत चाल व औसत वेग का परिमाण परिमाण बात करो, का परिमाण समान होता है। क्या औसत चाल व औसत वेग का परिमाण समान होता है क्या, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो किसी वस्तु की गति जब वो कर रही है तो उसकी औसत चाल और उसके औसत वेग का परिमाण शब्द क्यों यूज में लिया, क्योंकि औसत वेग के परिमाण, ये सदिश राशि है तो मैं केवल इसका परिमाण निकाल रहा हूँ। आई एम इंटरेस्टेड ओनली फॉर मैग्नीट्यूड फॉर दिस। तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या समान होता है क्या, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, बेटू आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा नो, नहीं, हमेशा नहीं। तो औसत चाल व औसत वेग का परिमाण समान नहीं होता है। क्यों नहीं होता, तो इसको भी अपन एक इलस्ट्रेशन लेके समझ लेते हैं, एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे मान लो मेरे पास एक पाथ है ऐसा वाला, ये पथ है, रास्ता है, ऐसा पथ है, ठीक है, अर्धाकार, ठीक है। तो अर्धाकार एक पथ है, ठीक है, और इस पथ पे यहां से कार चली, ये कोई वस्तु चली इस पे ऐसे ए से लेके बी तक, और इसकी स्पीड जो दे दी बच्चों, वो दे दी 1 मीटर पर सेकंड। स्पीड दी है इसकी, स्पीड कितनी यानी चाल कितनी दे दी, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये हमेशा कैसी है, नियत है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास, एक अर्धाकार पथ पर एक कार कांस्टेंट स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से गतिमान है, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड से गतिमान है। और इसकी रेडियस अपन को कितनी दे दी बच्चों, 1 मीटर। इसकी रेडियस कितनी दे दी अपन को, 1 मीटर। तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का अनुपात क्या होगा। अब बच्चों यदि ये समान होता, परिमाण समान होता, तब तो आंसर 1 आना चाहिए था। यानी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, आपसे क्वेश्चन में पूछा कि एवरेज स्पीड बटे एवरेज वेलोसिटी का मोड का मतलब मैग्नीट्यूड।
तो एवरेज स्पीड बटे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना होगा। यदि ये बराबर होता तो आंसर 1 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा बराबर नहीं है। क्यों नहीं है तो ऊपर निकालते भी। तो बच्चों एवरेज स्पीड बोलो क्या होती है। एवरेज स्पीड का सूत्र, एवरेज स्पीड का सूत्र होता है टोटल डिस्टेंस बटे टाइम। एवरेज स्पीड का क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, हर एक सेकंड में 1 मीटर। यहाँ पे भी स्पीड कितनी 1 मीटर, यहाँ पे भी स्पीड कितनी 1 मीटर। तो क्या पूरी गति में ए से लेके बी तक पहुंचने में कार की गति क्या चेंज हुई क्या? नहीं, हमेशा कैसी है, नियत है। स्पीड कैसी है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो जब 1 मीटर पर सेकेंड है तो बोलो इसकी एवरेज स्पीड कितनी रहेगी। तो एवरेज स्पीड तो आपको कितनी दे रखी है इस वाले केस में, एवरेज स्पीड तो आपको दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड। यही एवरेज स्पीड हो जाएगी इसकी, कांस्टेंट है, नियत है। हाँ स्पीड चेंज होती तब तो अपन एवरेज स्पीड क्या होती है, तब तो चेंज होती है। यदि स्पीड ही चेंज होती तो एवरेज स्पीड भी चेंज होती। अब स्पीड नियत है तो एवरेज स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, औसत वेग यानी कुल विस्थापन बटे समय। अब समय कैसे निकालेंगे इस वाले केस में, तो समय निकालेंगे एवरेज स्पीड के सूत्र से। तो एवरेज स्पीड बराबर हम जानते हैं, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टाइम। तो यहां से टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, तो टाइम हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बटे एवरेज स्पीड, ये जाएगा बच्चों टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चों, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, मतलब टोटल तो होती है 2 पाई आर, तो आधी है, तो आधी ए से बी तक कितनी डिस्टेंस हो गई, पाई आर। पाई आर, आर कितनी है 1 मीटर रेडियस, पाई आर बटे एवरेज स्पीड कितनी रहेगी इसकी 1, तो कितना हो गया पाई। टाइम कितना हो गया पाई सेकेंड, टाइम कितना हो गया पाई सेकेंड। समझ में आया बच्चों। तो बोलो एवरेज औसत वेग, बोलो औसत वेग कितना हो जाएगा। अब औसत वेग का मैग्नीट्यूड निकालना है अपन को, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r, यानी r और r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बच्चों, a से b तक सीधी गति, बस यही तो होगा a से b तक। टिंकू को कहीं भी ले लो, आपको बस a से b तक सीधी यही तो लेना होगा बच्चों। तो a से b तक टोटल डिस्टेंस 2r, तो r की लो 1, तो कितना हो जाएगा 2 बटे। ठीक है बच्चों। और समय, समय कितना है इसका पाई। a से b तक चाहे ऐसे चलो, a से b तक चाहे ऐसे चलो, समय हमेशा बराबर लगेगा। तो यहाँ पे समय कितना हो गया पाई। ठीक है बच्चों, ऐसे चलो मतलब ऐसे चलो, यानी कार के साथ, कार तो ऐसे चल रही है हमेशा, लेकिन कार के सापेक्ष बात करो, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा समय। चाहे आप टिंकू के सापेक्ष बात करो कि कार को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में लगा समय। समय क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, निर्देश तंत्र के ऊपर निर्भर नहीं करता है समय। तो एवरेज वेलोसिटी 2/5। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी का आंसर तो ये आ रहा है, और एवरेज स्पीड का आंसर ये आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड सेम हुआ क्या, नहीं हुआ। समझ में आया बच्चों। तो आंसर क्या जाएगा अपने पास, आंसर आ जाएगा 2/पाई यानी पाई/2। तो ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटू, समझ में आ गया। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नेवर बी इक्वल, मतलब मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है बच्चों, इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी सकता। सीधी बात करूंगा, सीधी यानी कार को सीधा ही चलाऊंगा एक ही दिशा में, तो जब एक ही दिशा में चलाऊंगा तो टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, समान होगा। उस वाले केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। चलो अब बात करेंगे बच्चों अपन क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। फिर अपन बात करेंगे बच्चों क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसे अपन बोलते हैं ताक्षणिक चाल। ठीक है बच्चों, ऐसे यहाँ पे क्या जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी, इसे अपन बोलेंगे ताक्षणिक वेग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या डिफरेंस होगा, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस और एवरेज में डिफरेंस भी क्या होता है वो भी अपन समझा देंगे अभी। रुको,
तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को अपन बोलेंगे, स्पीड को, तो इसको बच्चों अपन बोलेंगे v बराबर dx बटे dt। बस, जहां x क्या होगा, दूरी, x क्या है, दूरी, तो दूरी में परिवर्तन समय के सापेक्ष, तो v बराबर ds अपॉन dt। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v वेक्टर बराबर dx वेक्टर बटे dt। यहां मैंने विस्थापन को किससे रिप्रेजेंट करा है, x से, और दूरी को किससे रिप्रेजेंट करा है, स्मॉल x से। यहाँ पे विस्थापन में वेक्टर लग रहा है तो यहाँ पे v पे भी वेक्टर लगेगा। ठीक है बच्चों, और ये dx अपॉन dt इसमें। ठीक है, अब ये यानी यहाँ पे यदि मुझे ताक्षणिक चाल निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, दिए गए दूरी के एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करूंगा समय के रेस्पेक्ट में, और फिर उसकी चाल निकाल लूंगा इंस्टेंटेनियस। और यहाँ पे विस्थापन, जो विस्थापन दिया होगा उसका समाकलन करके, उसका अवकलन करके, और उसमें स्पीड वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब बच्चों पहली चीज कैसे निकालेंगे, क्या करना है, वो तो अपन इलस्ट्रेशन लेंगे अभी, उसमें आपको समझना है। अब समझने वाली बात क्या है कि एवरेज स्पीड और ताक्षणिक, यानी औसत और ताक्षणिक में डिफरेंस क्या होता है, औसत और ताक्षणिक यानी इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चों डिफरेंस ये है कि जैसे मान लो मैं बीकेआई से चला, बांदीकुई से चला और जयपुर गया। ठीक है बच्चों, और मैंने क्या क्या नोट कर लिया, मैंने समय नोट कर लिया कि बांदीकुई से जयपुर तक लगा कुल समय मेरे पास है 4 घंटे। कितने घंटे हैं बच्चों, 4 घंटे। ठीक है, और बांदीकुई से और जयपुर तक की दूरी मैंने मेजर कर रखी है, कितनी है, मान लो ये है 100 किलोमीटर। कितनी है, 100 किलोमीटर। तो अब कोई आपसे पूछेगा कि जैसे किसी ने मुझसे पूछा तो बताओ बांदीकुई से जयपुर तक आने में कितना समय लगा, तो मैं बोलूंगा 4 घंटे। ठीक है, कब चले, 8 बजे चले, कितने बजे पहुंचे, 12 बजे, तो 4 घंटे लग गए। और दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। तो वो निकालेगा जब वो बोलेगा कि टोटल दूरी तो 100 और समय कितना 4, तो टोटल डिस्टेंस बटे टाइम, तो ये कितना जाएगा, औसत। तो जो वो बताएगा तो वो क्या बताएगा, औसत चाल। तो औसत चाल कितनी हो गई, 25 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई मेरी औसत चाल। ठीक है, तो वो जो बताएगा वो क्या बताएगा, औसत चाल, यानी 25 किलोमीटर पर आवर। तो अब किसी ने बोल दी कि गगन की चाल कितनी थी, गगन सर की चाल 25 किलोमीटर पर आवर, यानी हर एक घंटे में 25 किलोमीटर वो तय कर रहे थे। तो अब इसमें जरूर तो बच्चों बांदीकुई से जयपुर जब मैं चला तो बांदीकुई से जयपुर तक ये तो नहीं कि 25 किलोमीटर पर आवर की गति फिक्स करके फिर चल रहा हूँ, ऐसे तो ही कहीं पे स्पीड ब्रेकर भी आया होगा, टोल टैक्स भी आया होगा, सुंदर कन्या भी आई होगी, तो गुरुजी रुके भी तो होंगे बच्चों, ब्रेक कम भी लगाया होगा, आगे बच्चों तो स्पीड कम ज्यादा भी तो ही होगी। लेकिन यहाँ पे तो केवल क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि हर एक घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी से तय कर रहे हैं। समझ आए बच्चों। तो ये तो औसत चाल में डिसएडवांटेज क्या होता है कि एक पर्टिकुलर समय में एग्जैक्ट स्पीड कितनी थी वो नहीं बता सकते। औसत चाल किसी वस्तु की एक पर्टिकुलर समय पे चाल कितनी होगी, अप्रोक्सीमेट कितनी होगी, अप्रोक्सीमेट वो नहीं बता सकती है। ठीक है, औसत चाल से। वो किससे बताएंगे अपन, ताक्षणिक चाल से। ताक्षणिक चाल से कैसे, अपन क्या करेंगे बच्चों, इसका कि बहुत छोटा कर देंगे समय को, बहुत छोटा। देखो बच्चों, इसको अपन लिखेंगे कैसे, इसको अपन ऐसे लिखते हैं दूरियों का अनुपात, यानी कितना, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। ठीक है, टोटल दूरियों में अंतर, जयपुर से बांदीकुई दूरी यानी कितना है, और समय की डेल्टा टी, टोटल समय। तो बच्चों अब मैं क्या करूंगा, इसी में लिमिट लगा दूंगा। लिमिट क्या करूंगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। यानी मैंने अब क्या करा बच्चों, जो अंतर है यानी बांदीकुई और जयपुर ना लेके मैं वो चिन्ह ये इतनी सी कार का टी सेकंड पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर समय पे ले लिया, यानी 8 बजे चले ना अपन, तो मैंने ले लिया 9:01 पे, 9:01 के 1 सेकंड पे, इतना सा यहाँ पे ले लिया कि कार कहाँ पे थी, यहाँ पे। ठीक है, और बिल्कुल चिन्ह 9:01 के 2 सेकंड पे, यानी 1 सेकंड का अंतर यहाँ पे। अब यहाँ पे कार कहाँ पे थी,
तो ये हो जाएगा t प्लस डी टी। समझे बच्चों? तो t और t प्लस डी टी बहुत छोटे से समय में, तो अब इतने से समय में स्पीड कितनी थी उसके पास, तो वो स्पीड कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। बहुत चिन्ह से स्पीड निकाल लो आप, चिन्ह से समय में कितनी स्पीड थी उसके स्पीडोमीटर में, तो वो कहलाएगी उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी इतनी स्पीड तो उसके पास है ही है। समझे बच्चों? तो उसको अपन लिखते कैसे है, तो इसको अपन लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यानी ये डेल्टा टी बहुत कम समय के लिए, डी टी यानी बहुत कम समय, तो इसको अपन दिखाएंगे डी एक्स बाई डी टी, ऐसे डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो ये होगा इसकी ताप। इसी प्रकार अपन डिस्प्लेसमेंट के साथ खेलेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में अंतर ये होगा। समझ आए बच्चों? आगे बच्चों, और अब आपको ये चीज समझना है ds बाई डी टी, तो ये अपन इलस्ट्रेशन करेंगे, उसके ऊपर समझेंगे। ठीक है बच्चों? फिर तीसरी क्या थी? त्वरण। त्वरण क्या होता है बच्चों? तो त्वरण जो होता है बच्चों, ये वस्तु की गति को बढ़ाने या घटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। यदि किसी वस्तु पे त्वरण लग रहा है तो इसका मतलब उस वस्तु की स्पीड समय के साथ बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि त्वरण को अपन क्या बोलते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर, चाल में नहीं वेग में, क्योंकि त्वरण कैसी राशि होती है? सदिश राशि। और गेटिंग अपन बच्चों? चलो, तो ये तो अपन ने जनरल सी आज बेसिक बातें करी काइनेमेटिक्स की। अब बच्चों अपन लेक्चर नंबर 2 में कुछ इलस्ट्रेशन लेंगे, भयानक भयानक वाले रेफरेंस फ्रेम की बात करेंगे, निर्देश तंत्र की, कि कौन कौन सी राशि निर्देश तंत्र के ऊपर डिपेंड करती है, कौन कौन सी राशि निर्देश तंत्र के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है बेटू, ओके, हैव ए गुड डे।